नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मोदी सरकार कैसे काम करती है इसे समझना है तो आप बस इतना देखिए ईडी कैसे काम करती है। उसके पास विपक्ष के सभी सवालों का एक ही जवाब है, ईडी का भय, और अपनी पार्टी के लोगों को चुप कराने का भी एक ही इशारा है, ईडी। कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान से पढ़ेंगे तो ईडी भारत के लोकतंत्र के लिए एक बड़े खतरे की तरह नजर आएगी। इसी वीडियो में हम आगे बताएंगे भी। भारत के विपक्ष को एक तरफा तरीके से ईडी ने टारगेट कर सत्ता पक्ष को भी डरा दिया। किसी भी दल का सांसद हो या विधायक हो, ईडी से भयभीत नजर आता है। पहली बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर सवाल नहीं उठाए, बल्कि इतनी बार उठाने के बाद भी लगता है कि ईडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ईडी को लेकर किसी भी समय में सुप्रीम कोर्ट की दो सख्त टिप्पणियों के दरमियान यह देखेंगे कि क्या कुछ भी सुधार हुआ, तो इसका जवाब ना में मिलेगा। चीफ जस्टिस बीआर गवई भी खुद को कहने से नहीं रोक पाए कि राजनीतिक लड़ाइयां मतदाताओं के बीच लड़ी जाएं। इसके लिए ईडी का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? यह कोई साधारण टिप्पणी नहीं है, बल्कि उस सच की अभिव्यक्ति है जो सब जानते हैं। 21 जुलाई को चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती के मामले को सुन रही थी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को ईडी ने समन जारी किया था, जिसे कर्नाटका हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके साथ साथ कांग्रेस नेता और मंत्री बिरथी सुरेश को भेजा गया समन भी रद्द कर दिया गया, क्योंकि सुरेश आरोपी नहीं थे। इसके बावजूद ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती थी। ईडी सुप्रीम कोर्ट अपील में पहुंची और वहां इसे यह टिप्पणी सुननी पड़ी कि राजनीति की लड़ाई वोटर के बीच लड़ी जानी चाहिए, ईडी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील खारिज कर दी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया और केंद्र सरकार की बदले की राजनीति को इसे करारा तमाचा। इसी मामले को सुनते हुए चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि हमें मजबूर मत कीजिए कि हम कुछ बहुत कठोर कहें, वरना हमें ईडी के बारे में कुछ बहुत सख्त टिप्पणी करनी पड़ेगी। ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, ठीक है, हम याचिका वापस ले लेंगे, लेकिन इसे मिसाल ना माना जाए। इसके बाद कोर्ट ने साफ साफ कहा, हमें हाई कोर्ट के जज की सोच में कोई गलती नजर नहीं आती। एएसजी का शुक्रिया, उन्होंने कोई तीखी बात नहीं कही। चीफ जस्टिस की बेंच का यह कह देना कि राजनीतिक लड़ाइयां मतदाताओं के बीच लड़ी जाएं, और एएसजी का कह देना हम अपनी याचिका वापस लेते हैं, पता चलता है कि ईडी किन मामलों में और किस तरह से, किस तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है। ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल तो हो रहा है, और कौन कर रहा है यह बात किसी से छिपी नहीं। चीफ जस्टिस ने जिस केस के बारे में यह बात कही, हम उस पर थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन उनका यह बयान उन पुरानी घटनाओं और टिप्पणियों की याद दिला रहा है जो ईडी से जुड़ी हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले क्या हुआ था? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, 5 महीने तक जमानत नहीं मिली। जब झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी तब यही कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं। लेकिन आप सोचिए, बिना ठोस सबूत के, बिना ठोस मामले के एक राज्य के मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल दिया गया। और यह अकेला उदाहरण नहीं है। अब तो कई रिपोर्ट छप चुकी है कि ईडी ने विपक्ष के कितने नेताओं के यहां छापे मारे और उनमें से कितने नेता बीजेपी में चले गए। अप्रैल 2024 में इंडियन एक्सप्रेस में दीप्तिमान तिवारी की एक रिपोर्ट है कि उस समय तक विपक्ष के जितने भी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे थे, उनमें से 25 बीजेपी में चले गए। इन 25 में से 23 को बड़ी राहत मिली। इलेक्टोरल बॉन्ड के समय एक और खबर आई कि जिन कंपनियों के खिलाफ सीबीआई, ईडी और आईटी की जांच चल रही थी, उनमें से 41 कंपनियों ने 2471 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया। तो यह जानी हुई बात है कि ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। इसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने छत्तीसगढ़ की एक अफसर सौम्या चौरसिया के मामले में कहा था कि उन्हें पौने 2 साल तक जेल में रखा गया। सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्जवल भुइयां ने ईडी को अच्छी खासी फटकार लगाई और कहा कि आरोप तय किए बिना आप किसी व्यक्ति को कितने समय तक जेल में रख सकते हैं। इस कानून के तहत अधिकतम सजा ही 7 साल है। पीएमएलए मामलों में आरोप साबित होने की दर क्या है? संसद में कहा गया है केवल 41 मामलों में सजा हुई है। फिर
आप एक व्यक्ति को सालों साल जेल में रखते हैं, 5 साल 7 साल, वो भी महिला होने के बावजूद। इस तरह से फटकार पड़ती रही ईडी को सुप्रीम कोर्ट में। एक समय था जब कोर्ट ने सीबीआई को तोते का पिंजड़ा कहा तो प्रधानमंत्री मोदी ही दोहराने लगे। लेकिन क्या उन्हें ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से कोई भी फर्क पड़ता है? इसी तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पनवार को जेल में बंद कर दिया। इस मामले की सुनवाई पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस महावीर सिंह सिंधु की बेंच कर रही थी। उन्होंने कहा कि ईडी ने जो किया है उसका बचाव कानून से नहीं किया जा सकता है, इनडिफेंसिबल इन लॉ है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी संसद में खड़े होते हैं और शान से कहते हैं कि ईडी को खुली छूट दी गई है भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3,000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। तो मैं जो लीगल एडवाइस रह रहा हूं, तो मेरी इच्छा ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3,000 करोड़ रुपया है, जो गरीब लोगों का पैसा है और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3,000 करोड़ रुपए ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता में खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। प्रधानमंत्री मोदी कुछ और कह रहे हैं। उनके हिसाब से ईडी में सब ठीक है, ईडी को खुली छूट दे दी गई है। लेकिन हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ईडी को लेकर कुछ और कह रहा है कि इसके जरिए राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। ईडी का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि विरोधी दलों को डराते डराते वकीलों को भी नोटिस भेजा जाने लगा है। सुप्रीम कोर्ट इस बात से बहुत नाराज हो गया। ईडी के मामले में राय देने वाले वकीलों को ईडी समन कैसे भेज सकती है? यह तो सरासर डराना धमकाना जैसा हो गया। वकीलों की नाराजगी को देखते हुए ईडी ने नोटिस वापस ले लिया, लेकिन तब तक चीफ जस्टिस बीआर गवई की इसकी खबर पर नजर पड़ गई थी और उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी कर दिया। वरिष्ठ वकील अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को ईडी ने समन भेजा था। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा, यह तो गोपनीयता का हनन है। वकीलों को क्लाइंट के साथ बातचीत के लिए समन कैसे भेजा जा सकता है? यह तो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। बार संघ की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह का कहना कि ईडी ने वकीलों को नोटिस भेजा, यह वकीलों पर कार्यपालिका की तरफ से हमला है। कहीं भारत तुर्की के रास्ते पर ना चला जाए जहां पूरा बार संघ ही भंग कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दोनों ने मान लिया वकीलों को नोटिस भेजना सही नहीं था। जैसे ही यह जानकारी हाई लेवल पर पहुंची, समन वापस लेने का सर्कुलर जारी हो गया। तो ईडी को चला कौन रहा है? लेकिन तुषार मेहता ने जब यह कह दिया कि 3,000 करोड़ का घोटाला करने वाला नेता सुनवाई से पहले टीवी इंटरव्यू से नैरेटिव बना रहा है, जिस पर आरोप होता है उसके वकील ही नैरेटिव बनाने लगते हैं, इसे लेकर दिशा निर्देश जारी होने चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस बीआर गवई ने टोकते हुए कहा, अगर हम यह सब देखते ही नहीं हैं तो बताइए कि हम कैसे प्रभावित होंगे? नैरेटिव चलते रहेंगे पर आप यह नहीं मान सकते कि हम उनसे प्रभावित होंगे। हमें बताइए हमारा कौन सा जजमेंट बाहरी नैरेटिव से प्रभावित हुआ है? एक भी ऐसा केस दिखाइए जिसमें हमने तथ्य के बजाय नैरेटिव के आधार पर फैसला दिया हो। इसके जवाब में तुषार मेहता ने कह दिया, कोर्ट केवल 2 जजों से नहीं चलता है। ईडी को लेकर कोर्ट ने पिछले 3-4 दिनों में जो कहा है और उसके पहले भी जो कहा है, उन सबको मिलाकर देखिए तो ईडी अब भ्रष्टाचार का पता लगाने वाला विभाग नहीं, बल्कि कौन कहां बोल सकता है, सरकार को चुनौती दे सकता है, उसे कुचलने की एजेंसी बनती जा रही है। आपको इस बात की झलक कोर्ट की टिप्पणियों में मिल जाएगी। ईडी और ईसी ये दोनों क्या कर रहे हैं विरोधी दलों के स्तर पर और वोटर के स्तर पर, इसे अगर आप नहीं समझना चाहते हैं तो आप लोकतंत्र का अच्छा भविष्य नहीं चाहते हैं। ये दोनों ही विभाग अपने अधिकारों का नया नया विस्तार करने में लगे हैं, जिससे आशंकाएं गहरी होती जा रही हैं। आखिर मद्रास हाईकोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि ईडी सुपर कॉप नहीं है?
सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, 21 जुलाई को मद्रास हाईकोर्ट में भी ईडी को कड़ी फटकार मिली है। 901 करोड़ रुपए की एक एफडी जब्त करने के मामले में जब एक पावर कंपनी अदालत पहुंची तो मद्रास हाईकोर्ट ने ईडी के समन को आदेश को रद्द कर दिया। जस्टिस एमएस रमेश और जस्टिस वी लक्ष्मी नारायणन की बेंच ने कहा कि जब कोई अपराध हुआ ही नहीं और अपराध से आय पैदा नहीं हुई तब तक ईडी का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता। अदालत ने इससे भी आगे जाते हुए ईडी की भूमिका को घूमता हुआ ड्रोन कहकर नकार दिया, जो मनमर्जी से किसी भी दिशा में हमला कर देता है। क्या प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी देश की हर जांच में घुस सकती है? क्या ईडी हर आर्थिक विवाद को मनी लॉन्ड्रिंग केस बनाकर दर्ज कर सकती है? अदालत ने कहा ईडी कोई सुपर कॉप नहीं है। यही नहीं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस दिन अपना जन्मदिन मना रहे थे उसी दिन ईडी का छापा पड़ जाता है। 21 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई उसी दिन भूपेश बघेल ने आरोप लगाया, दरअसल ईडी भाजपा के लिए और भाजपा ईडी के लिए काम करती है। इसलिए आज सर्वोच्च न्यायालय ने तगड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि राजनीतिक लड़ाई आप न लड़िए और ना ही इस्तेमाल होइए। बघेल का कहना था कि उनके बेटे की गिरफ्तारी के 4 दिनों बाद ईडी का प्रेस नोट आया है। क्या अदानी के दफ्तर का कंप्यूटर खराब हो गया था या चिट्ठी लिखने वाला भाजपा का सुपर सीएम छुट्टी पर था? आखिर प्रेस नोट आने में इतने दिन क्यों लगे? उन्होंने कहा कि मार्च में जब छापा पड़ा तब कोई प्रेस नोट नहीं दिया गया और उनके घर से क्या क्या बरामद हुआ बढ़ा चढ़ाकर खबरें छपने लगीं। तब जाकर उन्होंने खुद मीडिया में आकर बयान दिया। 10 साल में ईडी ने 5000 केस किए, सिर्फ 41 में आरोप सिद्ध होना कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं है। ईडी का यह रिकॉर्ड उसके काम के मामले में काफी शर्मनाक है। अब तो भारत के चीफ जस्टिस कह रहे हैं राजनीतिक लड़ाई में ईडी का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। क्या इस सवाल को लेकर ईडी के सभी अफसरों को खुद से नहीं पूछना चाहिए? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।